नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली न्यूज़ एनालिसिस में। दिस वीडियो सीरीज इज़ प्रेजेंटेड टू यू बाय एथिक आईएएस। इस वीडियो सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं करंट अफेयर्स जो आपके यूपीएससी और स्टेट एग्जामिनेशंस के लिए बेनिफिशियल रहेंगे। आज है 25 अक्टूबर 2022 और आज हम करने वाले हैं दो न्यूज़ का एनालिसिस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट की उन डायरेक्शंस के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच के बारे में दी है। ये आपके जीएस के सेकंड पेपर से संबंधित है, पॉलिटी का टॉपिक है और प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा हम पढ़ेंगे एक स्कीम के बारे में जिसका नाम है वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम। ये आपके जीएस के थर्ड पेपर से संबंधित है, इकोनॉमी का पार्ट है और प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप समय रहते अपने करंट अफेयर का सेक्शन कंप्लीट कर सके। अब बात करते हैं अपनी पहली न्यूज़ के बारे में। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच को ध्यान में रखते हुए कुछ डायरेक्शंस दी हैं, कुछ प्रोविजंस जो हैं वो बताए गए हैं। और ये जो डायरेक्शंस डायरेक्ट दी गई हैं ये दी गई हैं बेसिकली दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के पुलिस चीफ्स को। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि हेट स्पीच के रिगार्डिंग आप फॉर्मल कंप्लेंट का इंतज़ार मत कीजिए और अपने खुद के विवेक से कंप्लेंट फाइल कीजिए, क्रिमिनल केसेस जो है वो फाइल कीजिए और एक्शन लीजिए। हालांकि अगर हम बात करें किसी भी लीगल फ्रेमवर्क की हेट स्पीच के रिगार्डिंग, तो भारत के अंदर हेट स्पीच को ध्यान में रखते हुए कोई भी लीगल फ्रेमवर्क या कोई भी कानून नहीं बनाया गया है। अगर हम बात करते हैं इंडियन पीनल कोड की, तो इसके अंदर कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जिनके अंदर हेट स्पीच को कुछ हद तक बहुत लूजली डिफाइन किया गया है। तो वही इन्वोक किए गए हैं, वही कहा गया है कि इन्हीं के आधार पर आप केसेस को रजिस्टर कीजिए और खुद से एक्शन लीजिए इन हेट स्पीच के रिगार्डिंग। अब ये जो लॉज हैं जितने भी जो आईपीसी के अंदर दिए गए हैं ये बेसिकली डील करते हैं रिलीजन के खिलाफ जो ऑफेंसेस होते हैं उससे। आइए जानते हैं इन लॉज के बारे में, आईपीसी क्या कहती है इनके बारे में। अब इसके अंदर एक सेक्शन 295A है और कुछ और भी हैं जिनके बारे में बेसिकली रिलीजन को ध्यान में रखते हुए हेट स्पीच के बारे में डिफाइन किया गया है। अब देखिए, आईपीसी की सेक्शन 295 के अंदर ये डिफाइन किया गया है और प्रिस्क्राइब किया गया है कि कोई भी जानबूझकर या कोई भी ऐसी मेलिशियस एक्ट करता है जिसके अंदर किसी भी रिलीजियस फीलिंग, मतलब चाहे वो किसी क्लास की हो या किसी पर्टिकुलर पर्सन की हो, किसी पूरे रिलीजन की हो या किसी पर्टिकुलर रिलीजियस बिलीफ को रिगार्डिंग करती हो, उसको हर्ट करता है, जानबूझकर कोई इस तरीके की हरकत करता है, तो उसके बारे में उसको डिफाइन पर्टिकुलरली पूरे कंप्लीट तरीके से किया गया है 295A के अंदर और इसकी पनिशमेंट भी इसी के अंदर प्रिस्क्राइब की गई है। जो सेक्शन 295A है ये एक मेन प्रोविज़न है आईपीसी के इस चैप्टर का जिसके अंदर रिलीजियस ऑफेंसेस को के बारे में बताया गया है और पेनलाइज किया गया है। अब इस चैप्टर के अंदर ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ ही चीज़ें इंक्लूडेड हैं, इसके अंदर ये भी पेनलाइज किया गया है कि जो डैमेज किया जाएगा या फिर डिफाइलमेंट की जाएगी किसी भी वर्शिप, जहाँ पर वर्शिप की जाती है उस प्लेस को मान लीजिए तोड़ा जाता है, या फिर किसी रिलीजन को, किसी भी वर्शिप प्लेस को इंसल्ट किया जाता है, और बल्कि इंटेंट ये है कि वो इंसल्ट करना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर रिलीजन को या उनकी वर्शिप को, तो ये दिया गया है इस सेक्शन 295 के अंदर। इसी के साथ साथ अगर आप जो वहाँ पर किसी भी पर्टिकुलर जगह पर कहीं इस तरीके के अपशब्द इस्तेमाल करते हैं जिससे रिलीजियस हार्मनी बिगड़ती है या लोगों को बुरा लगता है उस चीज़ का, लोग उस चीज़ से ऑफेंडेड फील करते हैं, तो उसके बारे में दिया गया है सेक्शन 297 के अंदर। अगर आप जानबूझकर इस तरीके का कोई काम करते हैं जिससे किसी पर्सन की रिलीजियस फीलिंग्स हर्ट होती हैं, इंटेंट के बारे में इसमें कहा गया है कि जानबूझकर ऐसा काम करते हैं, तो ये दिया गया है सेक्शन 298 के अंदर। अगर आप किसी भी रिलीजियस असेंबली को डिस्टर्ब करते हैं तो इसके बारे में दिया गया है सेक्शन 296 के अंदर। अब देखिए, इसी के साथ साथ जो स्टेट गवर्नमेंट है वो बेसिकली 295 के साथ साथ सेक्शन 153A का भी इस्तेमाल करती है जिसके अंदर ये पेनलाइज किया गया है कि किसी भी डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर रिलीजन के आधार पर अगर आप दुश्मनी पैदा करने की कोशिश करते हैं, रिलीजन के आधार पर हो या फिर रेस के आधार पर हो या फिर जन्म, रेसिडेंस, लैंग्वेज, किसी कोई भी आधार हो, आधार चाहे कुछ भी हो, अगर आप किसी भी ग्रुप के अंदर दुश्मनी पैदा करने की कोशिश करते हैं, उनके अंदर अलगाव पैदा करने की कोशिश करते हैं, प्रमोट करते हैं उनके अंदर अलगाव को, तो इन दोनों सेक्शंस को मिलाकर उसके अंदर पेनल्टी दी गई है, उसके बारे में बताया गया है। ये एक प्री जुडिशियल मेंटेनेंस है ताकि हार्मनी को मेंटेन किया जा सके। अगर आप कुछ इस तरीके के एक्ट करते हैं जिसके अंदर हार्मनी मेंटेन नहीं होती है और उसका अपोजिट होता है, आप
दंगा भड़काने की कोशिश करते हैं, कोई भी इस तरीके का काम करते हैं, तो इन सेक्शंस के अंदर आपको सज़ा हो सकती है। इन सेक्शंस को आपके ऊपर लगाकर उस पर्टिकुलर बंदे को जेल भेजा जा सकता है। इसी के साथ साथ इसकी जो पनिशमेंट है वो दी गई है सेक्शन 505 के अंदर आईपीसी की, जिसके अंदर पब्लिक मिसचीफ को ध्यान में रखते हुए जो स्टेटमेंट्स हैं, जो पनिशमेंट है वो बेसिकली आईपीसी की सेक्शन 505 के अंदर बताई गई है। अब सेक्शन 66A जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, आईटी एक्ट का, इसके अंदर ये कहा गया है कि अगर आप ऑफेंसिव मैसेज भेजते हैं कम्युनिकेशन सर्विसेज के द्वारा, जिसके अंदर अगर ऑनलाइन, मान लीजिए आप ऑनलाइन हैं और आप कुछ कम्युनिकेशन जितने भी सर्विसेज हैं, चाहे वो ट्विटर है, व्हाट्सअप है, या कोई भी कम्युनिकेशन सर्विस है, अगर आप उसके थ्रू कोई भी ऑफेंसिव मैसेज भेजते हैं जो आपकी स्पीच से कुछ भी किसी की हार्मनी, कोई रिलीजन से रिगार्डिंग है, या हेट स्पीच की बेसिकली अगर हम बात करें, अगर आप कोई भी हेट स्पीच से रिगार्डिंग ऑफेंसिव मैसेजेस भेजते हैं तो आईटी एक्ट सेक्शन 66A के तहत उस पर्टिकुलर बंदे के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। अब ये जितनी भी टर्म्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड हैं, इनका जो मिसयूज़ है वो काफ़ी ज़्यादा इस समय हो रहा है, क्योंकि हमारे जो कम्युनिकेशन सर्विसेज हैं वो बेहद बेहतर हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पर फैल चुकी हैं। तो इसलिए भी ज़रूरी भी है कि इस तरीके का कानून लाया जाए। और क्योंकि अब आप देखिए जितने भी कानून अब तक आ चुके हैं आईपीसी के अंदर, जिनके बारे में हमने अभी बात की है, ये इतने बड़े हैं, इनकी जो टर्म्स हैं वो इतनी ज़्यादा फॉर्मल प्रोसेस के साथ हैं लॉज में कि इनका मिसयूज़ भी काफ़ी ज़्यादा होता है। अब क्योंकि जितने भी ऐसे केसेस रहते हैं जिनके अंदर रिलीजियस ऑफेंडेड में लोगों को अरेस्ट किया जाता है या उनके खिलाफ केस दर्ज किए जाते हैं, सबसे ज़्यादा बहुत लो कन्विक्शन रेट है इसका। अब इसके अंदर जो पनिशमेंट है वो बेसिकली यही है कि जो भी पुलिस ऑफिसर है वो किसी भी बिना वारंट के उस पर्टिकुलर पर्सन को अरेस्ट कर सकता है। तो दिस इज़ काइंड ऑफ एन हरासमेंट। कुछ क्रिटिक्स, जो लोग इसके खिलाफ हैं या जो लोग इसको क्रिटिक्स करते हैं, जो इसके बारे में इसकी आलोचना करते हैं, उनका कहना यह है कि ये जो लॉ है इनका सिर्फ इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन किया जा सके, ना कि फ्री स्पीच को प्रोटेक्ट किया जा सके। अब देखिए, इस अगर हम बात करें कि ये जो लॉज बनाए गए हैं इनका ओरिजिन बेसिकली कहाँ से आया है, तो गौतम भाटिया जी हैं, ये अपनी बुक जिसका नाम है ऑफेंड, शोक और डिस्टर्ब, ये एक लॉयर हैं गौतम भाटिया जी, ये लिखते हैं कि ये जो एंटीसीडेंट्स हैं सेक्शन 295A जो है, ये बेसिकली नॉर्थन इंडिया में 1920 में जो कम्युनल चार्ज था उस एटमॉस्फेयर को कंट्रोल करने के लिए लाया गया था। अब इसके अंदर 1927 में जब ये लाया गया तो बेसिकली इसका कारण यही था कि 1920 के अंदर जो नॉर्थन इंडिया के अंदर एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ था कम्युनली, जो इतना ज़्यादा वहाँ पर उस समय दंगे चल रहे थे, या जो भी एटमॉस्फेयर 1920 के अंदर कम्युनल चार्ज एटमॉस्फेयर बना हुआ था, उसकी वजह से 1927 में ये सेक्शंस लाए गए थे। अब इनका कहना ये है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट केस हुआ था जो था लाहौर हाई कोर्ट में हुआ था 1927 में, जो राजपाल वर्सेस एम्परर हुआ था, जिसे पॉपुलरली रंगीला रसूल केस भी कहा जाता है। इसके अंदर आईपीसी के सेक्शन 153 के अंदर ये फॉल आउट आया था सेक्शन 295A का। अगर हम बात करते हैं रंगीला रसूल केस, ऐसा क्या केस था कि इसकी वजह से एक इतना इंपॉर्टेंट सेक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया 1927 के अंदर, तो देखिए रंगीला रसूल जो है ये एक रास्ता बना था, क्योंकि इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि जो एक हिंदू पब्लिशर थे उस समय, उन्होंने बेसिकली कुछ प्रॉफिट की प्राइवेट लाइफ के रिगार्डिंग अपशब्द कहे थे, जिसकी वजह से ये इस तरीके के एक कम्युनली बहुत ज़्यादा दंगे फैल गए थे उस समय, और जो हमारी कम्युनल हार्मनी थी वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी, जिसकी वजह से इस तरीके के सेक्शंस हमें लाने पड़े थे उस समय। अब जितने भी केसेस थे, जो केस फर्स्ट पैम्पलेट पर किया गया था वो सेक्शन 153 के अंदर किया गया था, लेकिन वो डिसमिस कर दिया गया पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के द्वारा। उन्होंने कहा कि क्या हम जो रिलीजियस फिगर्स हैं उन्हें भी रिलीजन के तौर पर मानकर इस केस को आगे चला सकते हैं, तो इस ग्राउंड पे कि जो रिलीजन है उसे किसी भी पर्टिकुलर फिगर को ध्यान में रखते हुए इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। तो अगर किसी पर्टिकुलर फिगर को गलत बोला गया है या हेट स्पीच उसके बारे में कही गई है, सिर्फ इस बिना पर केस नहीं चलाया जा सकता, इसलिए ये केस रिजेक्ट कर दिया गया था। उसके बाद 1927 में सेक्शन 295 को 153A के साथ मिलाकर कम्युनल हार्मनी मेंटेन करने के लिए इस तरीके के लॉ लाए गए। और ये एकमात्र एग्जाम्पल ऐसा नहीं है जिसके अंदर कोई इस तरीके का लॉ इनेक्ट किया गया या फिर इन्वोक किया गया। 1957 में
सेक्शन 295 की कॉन्स्टिट्यूशन जो इसकी संवैधानिकता है उसको चैलेंज किया गया रामजी लाल मोदी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के केस के अंदर। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए ये जो लॉ है इसे बेसिकली पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए बनाया गया है, तो ये अपहेल्ड रहेगा, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित नहीं किया जाएगा। इसके बाद 1960 में बाबा खलील अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो मैलिशियस इंटेंट है उसे सिर्फ किसी की स्पीच से ही क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, एक्सटर्नल रिसोर्सेज से भी हम ये पता लगा सकते हैं कि वो जो पर्सन है जिसे एक्यूज किया गया है उसका कोई मैलिशियस इंटेंट था या नहीं था। 1973 में रामलाल पुरी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के अंदर सुप्रीम कोर्ट का कहना यह था कि जो हेट ऑफ स्पीच के क्वेश्चंस हैं, देखिए इसका जो टेस्ट किया जाएगा वो अप्लाई किया जाएगा किसी भी ऑर्डिनरी पर्सन पर, एक आम आदमी पर जो एक कॉमन सेंस रखता है। अगर वो ऑफेंड होता है उस स्पीच से, जो स्पीच दी गई है जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहस चल रही है, तो वो ऑफेंडेड मानी जाएगी और वो हेट स्पीच मानी जाएगी। उन आदमियों के लिए इसके अंदर अलग से कहा गया है कि जो लोग हाइपर सेंसिटिव हैं उससे अलग हटकर हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जो आम नागरिक हैं, जो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं होते और उनकी जो रिलीजियस इंटेंट है या उनकी जो इंटेंट्स हैं, उनकी जो इंटेंशंस हैं, उनकी सेंस बहुत जल्दी ऑफेंड नहीं होती। तो ऐसा आदमी जो सामान्य है, कॉमन सेंस रखता है, अगर वो इस हेट स्पीच को गलत कहता है तो वो गलत मानी जाएगी। इसी के साथ साथ कोर्ट ने ये भी कहा था कि देखिए ये जो डिटर्मिनेशन दी गई है ये पर्टिकुलर इस केस के अंदर दी गई है, कोई और जो जज है उसकी इस पर्टिकुलर रिगार्डिंग कोई और स्टेटमेंट या फिर विचार भी हो सकते हैं। इसके बाद बारागुर रामाचंद्रप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2007 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया जिसके अंदर उन्होंने कहा कि सेक्शन 295 के अंदर एक प्रैग्मेटिक अप्रोच है जिसको इन्वोक किया जाएगा। प्रैग्मेटिक अप्रोच मतलब एक व्यवहारिक अप्रोच को ध्यान में रखकर एक्शंस लिए जाएंगे। अब हम बात करते हैं अपनी दूसरी न्यूज़ के बारे में। तो देखिए 2022 में एक इवेंट हुआ जिसका नाम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान सम्मेलन। अब इस सम्मेलन के अंदर हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना को लॉन्च किया। ये परियोजना जिसे वन नेशन वन फर्टिलाइजर के नाम से भी जाना जाएगा। अब ये बेसिकली है क्या, देखिए इसके अंदर जितने भी फर्टिलाइजर कंपनीज हैं वो उन फर्टिलाइजर्स को जिनको सब्सिडाइज किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, उन्हें एक सिंगल ब्रांड जिसका नाम होगा भारत, इसके अंदर आने वाले समय में बेचेंगी। और इसका जो मेन बेसिकली इस स्कीम के अंदर क्या होगा कि जैसे ही अब ये स्कीम लॉन्च कर दी गई है तो इंडिया के अंदर जितने भी सब्सिडाइज फर्टिलाइजर्स हैं उनका एक कॉमन बैग तैयार होगा, जो डिज़ाइन होगा वो सबका सेम होगा और सबके साथ एक लोगो इसका इस्तेमाल किया जाएगा जिसका नाम होगा भारत। जैसे आपने देखा होगा यूरिया, डीएपी, एमओपी अलग अलग कंपनीज के आते हैं फर्टिलाइजर्स जो है ये। अब ये सभी आप देखेंगे भारत यूरिया के नाम से, भारत डीएपी, भारत एमओपी, भारत एनपीके एंड सो ऑन। अगर आप सोच रहे हैं कि ये डीएपी, एमओपी या एनपीके सब क्या है, ये फर्टिलाइजर्स हैं जो एग्रीकल्चर में यूज़ किए जाते हैं ताकि हम अपनी जो फसल है उसकी उत्पादक क्षमता को बढ़ा सकें और बेहतर एक फसल तैयार कर सकें। अब देखिए जितने भी अगर हम बात करें कि इस स्कीम के पीछे क्या विचार दिए गए हैं या क्या रेशनल रहा है गवर्नमेंट का, तो गवर्नमेंट का कहना यह है कि देखिए जब से फर्टिलाइजर्स जो हैं इनके अंदर जो न्यूट्रिएंट कंटेंट स्पेसिफिकेशंस हैं जो कि रेगुलेट की जाती हैं फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर के द्वारा, ये पर्टिकुलरली इतनी ज़्यादा मीट नहीं होती हैं, जिसकी वजह से जो किसान हैं वो पर्टिकुलर किसी एक फर्टिलाइज़र ब्रांड पर डिपेंडेंट रहते हैं क्योंकि वो अच्छा प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाती है, जिसकी वजह से कई बार पीक सीजन के अंदर जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी कंप्लीट नहीं हो पाती। तो इसलिए गवर्नमेंट का कहना है कि जब हम सब्सिडाइज कर ही रहे हैं फर्टिलाइज़र्स को, तो अब उन सबको सिर्फ एक ब्रांड के अंदर एक्सपोर्ट किया जाएगा, मार्केट किया जाएगा पूरे भारत के अंदर, जिससे हम उनकी जो कंटेंट स्पेसिफिकेशंस हैं न्यूट्रिशंस की उसको भी ध्यान रख सकते हैं। अब जितने भी डिफरेंट ब्रांड्स हैं वो सब जितने भी सब्सिडाइज फर्टिलाइजर्स हैं उन्हें भारत सिंगल ब्रांड के अंदर ही बेचेंगी, मार्केटाइज करेंगी। अब देखिए जितने भी ब्रांड प्रेफरेंसेस हैं फार्मर्स की, यही एक बहुत बड़ा कारण रहता था कि जो सप्लाई का डिले रहता था, क्योंकि जो किसान हैं वो पर्टिकुलर किसी एक ब्रांड का प्रोडक्ट खरीदते हैं क्योंकि उससे उनकी जो उत्पादक क्षमता है उनके खेत में होने वाली फसल बेहतर रिएक्ट करती थी, ना कि उन फर्टिलाइजर्स के जिनके अंदर न्यूट्रिएंट कंटेंट जो है वो कम होता था।
तो इसकी वजह से जब पीक सीज़न आता है तो इसकी जो डिमांड ज़्यादा बढ़ती है लेकिन सप्लाई इतनी हो नहीं पाती, प्राइसेस बढ़ जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए ये स्टेप लिए गए हैं, ये स्कीम चलाई गई है। और इसी के साथ साथ गवर्नमेंट का ये भी कहना है कि देखिए, जब गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, अब अगर किसान पर्टिकुलर एक ही कंपनी के प्रोडक्ट मंगाता है तो सरकार को एक एक्स्ट्रा बर्डन पे करना पड़ता है, जिसकी वजह से उन्हें जो लॉन्ग डिस्टेंस के क्रिस क्रॉस मूवमेंट है उसको भी, उसकी पेमेंट भी करनी पड़ती है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, ताकि इन सब चीज़ों से भी बचा जा सके, ये ब्रांड अभी इस्तेमाल की गई है, लॉन्च की गई है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। अब इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं। इसके अंदर कुछ लोगों का ये कहना है कि देखिए, अब जितनी भी फर्टिलाइज़र कंपनीज़ हैं, आप उनको इंसेंटिवाइज कर रहे हैं, मतलब आप उनका आने वाले समय में मार्केट के अंदर और प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने के लिए उनकी जो इच्छा शक्ति उसको कम कर रहे हैं, क्योंकि अब आप उनकी मार्केटिंग जितनी भी है, ब्रांड प्रमोशन एक्टिविटीज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगी, क्योंकि भारत एक ब्रांड के अंदर ये सब चीज़ें बिकेंगी तो उनकी पर्टिकुलर ब्रांड को बहुत ज़्यादा मार्केटाइज नहीं किया जाएगा। तो ऐसे में हो सकता है कुछ जॉब्स भी जा सकती हैं, और ऐसे समय में जब अनएम्प्लॉयमेंट अपने पीक पर है। इसी के साथ साथ अगर किसी भी फर्टिलाइज़र के अंदर कोई कमी आती है तो पहले पर्टिकुलर उस कंपनी को ब्लेम किया जाता था, लेकिन अब ऐसा हो सकता है कि डायरेक्ट गवर्नमेंट को ही ब्लेम किया जाए, क्योंकि अब उसके जो रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड्स हैं अगर वो मीट नहीं करते हैं तो कंपनी को ब्लेम नहीं किया जाएगा, डायरेक्ट गवर्नमेंट को ही ब्लेम किया जाएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो आपको कैसे लगी इसके बारे में कमेंट डाउन ज़रूर कीजिएगा। अगर आपके कोई सजेशंस हैं या अगर आपका कोई डाउट है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।